हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का ये न्यू ईयर में 2023 में हम लोग ने क्या क्या नया डिसीजन लिए जिसके लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना स्टडी को प्रोग्रेस कर सकते हैं और खुद को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, स्टडी में हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है। क्योंकि स्टडी एक ऐसा चीज़ है, अगर उसमें जो आगे प्रोग्रेस करता है तो उसके साथ साथ सारे चीज़ प्रोग्रेस करने जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई डिसीजन अपना नहीं ले पा रहे हैं तो अभी से डिसाइड करो कि आप लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको स्टडी में हार्म कर रहा है उसको अवॉइड कीजिए और जो जिससे आपको स्टडी में प्रोग्रेस करने के लिए एक मौका दे रहा है उसी को आप अपना लीजिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग राइट टाइम में राइट डिसीजन लीजिए। जैसे कि आप सुबह को उठते हैं तो आपका डेली रूटीन्स जो है उसके छोड़ के आप पहले क्या करना चाहोगे ये सोचो कि मैं सुबह उठूँगा, मेरा आज कॉलेज में क्या क्या शेड्यूल्स है, मैं दिन भर क्या करने वाला हूँ, सोने से पहले मतलब मैं क्या करके सोऊंगा जिससे मुझे कल का जो मॉर्निंग आएगा उसमें मुझे ये सोचना ना पड़े कि मैं कल अगर ये किया होता तो आज मेरे ऊपर इतना बर्डन ना आता। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, डेली रूटीन्स फॉलो करना चाहिए। वो रूटीन्स इतना लंबा नहीं होना चाहिए, रूटीन्स अपना ऐसे होना चाहिए जिसको आप फॉलो इजीली कर सकते हो। जैसे कि हर दिन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, लाइक आपको 10 मिनट है कॉलेज पहुंचने में और उसी 10 मिनट्स में अगर आपका साइकिल का चेन गिर जाता है या फिर बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो क्या आप पहुंच सकते हो 10 मिनट में? नहीं। तो उसी के लिए क्या आपको पहले 10 मिनट्स लेना चाहिए ताकि अगर ये 10 मिनट के गैप में कुछ भी हो जाता है तो आप उसका सलूशन निकल के सही टाइम पे पहुंच सकते हो। तो इसी के लिए है क्या हम लोग हमेशा एक बैकअप रखेंगे कि अगर अब जो 2 महीना है एग्जाम्स के लिए, ये एग्जाम्स में मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, ऐसा भी नहीं कि अच्छा करना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊंगा कि मैं अच्छा कर सकता हूं और मेरा रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा। तो उसी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पर डे का जो भी आप पढ़ रहे हो या आप जो भी सिलेबस फॉलो कर रहे हो उसको एक बार एनालिसिस करना है कि मैं आज के दिन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, और जो नहीं किया उसका वजह क्या है, वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कौन मुझे ये समझा सकता है, उसका एक सलूशन ढूंढना भी आपका ही काम है। जैसे कि हुआ कि ये चीज़ अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री हो गया या मैथ्स हो गया या फिर फिजिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना फ्रेंड्स को पूछना चाहिए, अरे तुमको ये चीज़ समझ में आया क्या? अगर वो बोलता है हाँ तो सोच लेना, अगर वो समझ जा रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आज एक बार पढ़े नहीं समझ में आया, ठीक है रिपीट करता हूँ उसको। उसके लिए क्या ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स नहीं होता है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए तो आपको वो सब्जेक्ट्स क्या होगा, धीरे 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 हो जाएगा। फिर उसमें इतना लगाव बढ़ जाए कि सेम तरीका अपना के बाकी सारा चीज़ हैंडल हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे अरे ये नहीं आ रहा है छोड़ दो, उसको बाद में देखा जाएगा, ऐसे करते करते आपका टाइम बीत जाता है। फिर वो क्या होता है, डर लगने लगता है उस सब्जेक्ट से और वो वीक सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर कुछ भी करना है तो अभी से कीजिए, सोचना नहीं कि हाँ आज मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, इतना बर्डन है, मैं कैसे करूँ ये सब। उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा और आपके पास तो भरपूर टाइम है। आप जो जाते हो 5 घंटा या 6 घंटे कॉलेज, तो उसमें तो आपका कितना बहुत सारा लीजर्स टाइम मिलते हैं। तो उसी में आप क्या करना, जो सब्जेक्ट्स आपको हार्ड फील होता है उसी को वहाँ पे जो भी लीजर्स टाइम मिल रहा है इधर उधर गसिपिंग ना करके बैठ के आराम से पढ़िए। कोई भी जगह चुनिए, आराम से बैठ के पढ़िए, उसको एनालिसिस कीजिए, फिर समझ में आ जाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसको प्रैक्टिस करने से नहीं मिलता है, हर चीज़ प्रैक्टिस करने से मिल जाता है और वो समझ में आ ही जाता है। तो आज के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए और हम लोग के साथ जुड़िए और पढ़ाई को और भी इजी बनाइए। Hello student, in today's mechanics class we are going to discuss some
objective type question, and these questions are from the portion of the mechanics that we have already discussed in our last classes. आज क्लास रे आम कौन करिया किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करिया आउ से क्वेश्चन गुडी को आमे नेइछु कोठु जेतिक पोर्शन हमर मेकानिक्स कोन अछि कवर अछि फ्रॉम दैट पोर्शन वी हैव टेकन दोज objective type question, and let us discuss on that so that our understanding of the portion that we have already studied will be better, and will move with some sound footing, or you can say with some sound knowledge we go to the next chapter. So in our last classes we have discussed much about system of what forces, its resultant, and what the resultant is going to produce on the state of the body. That much we have already discussed, and we saw that when resultant is 0, the state of the body is not going to change, and when resultant is not 0, in that case only state of the body will change. So that was the one portion, and it was the end of the it was the end of our discussion. We have discussed a system which consists of collinear forces on the x-axis and collinear forces on the y-axis. That means some forces are on the x-axis and some forces are on the y-axis. Some forces are on the y-axis, and we dealt this situation by algebraic method, because it is very easy to deal the forces which are collinear by algebraic method. So we are not going the cumbersome vectorical method. So that means whatever may be the system of forces given to us, we always try to convert those system into a collinear system like this. And in this case we have found sigma x, and this sigma x is nothing, it is the algebraic sum of the forces which are acting on the x-axis. And then we have found sigma y, which is the algebraic sum of the forces which are acting along y-axis. So after finding sigma x and sigma y, we have found their result, which is r equal to square root of sigma x square plus sigma y square. So with this much of knowledge, let us discuss the some objective type question. Some objective type question. And here the question one is like this. Question one is like this. The resultant of two forces can be defined as a force. The resultant of two forces can be defined as a force that keeps the bit A is that keeps the system in equilibrium. This is bit 1, and bit B has greatest magnitude in the system. And number bit C has the same effect on the body as the two forces, and number D, or option D, has the same effect as one forces. So the two forces are acting on the body, so we can find the resultant of the two forces which are acting on the body. And it is not always that the resultant of these two forces keeps the body in equilibrium. It is not always the case that the resultant of these two forces always keeps the body in equilibrium. There may a situation in which the resultant of the two forces keeps the body in equilibrium. That is the case when the two forces acting on the body are equal in magnitude, opposite in direction, and they are collinear. In that case only the body will be in equilibrium. In no other case the body will be in equilibrium. So nothing has been said about whether the forces are equal in magnitude, or opposite in direction, or collinear in action. So nothing has been discussed here. Only it is given that resultant of two forces can be defined as a force that keeps the body, keeps the system in equilibrium. So it is not always the case. So it is not true. And next one is has greatest magnitude in the system. So the two forces will have the greatest magnitude when they act in the same direction. When the two forces act in the same direction, in that case only the resultant will have
a greatest magnitude. In no other case, in no other case, the resultant will have a greatest magnitude. So this is not the case which always happens. So we have to neglect this one and see has the same effect as the two forces. The same effect as the two forces. So what is definition of the resultant? Definition of resultant, it is a single force which produces same effect as produced by a system of forces. As produced by a system of forces. Here the system consists of two forces. So we can find the resultant. So this resultant R produces the same effect. The resultant R produces the same effect as produced by the two forces. So if we see what is the effect these two forces are acting when they are acting on the body, and let us eliminate these two forces and apply the resultant force to the body and see it will produce the same effect on the body. So if we see the option C has the same effect as the two forces. So this is the right option, and the last one is has the same effect as one forces. So resultant is always having the effect which is produced by the system of forces. It has the same effect as produced by the system of forces. So here the system consists of two forces. So what the two forces are producing on the body, resultant it's alone can produce the same effect on the body. So resultant is not equivalent to a single force. Resultant here is equivalent to these two forces. So this is our question number 1. The resultant of two forces can be defined as a force that has the same effect as the two forces. So resultant of two forces defined as a force. The resultant of two forces can be defined as a force that has the same effect as the two forces. So it can be defined resultant is the what? Resultant is defined as the a force which is the result of the system of a forces, and that produces same effect as produced by the system of force on the body. अब हम लोगों ने तो सोच लिए कि हम लोग को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा और क्या क्या करना होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दी। तो अब हम लोगों ने 2023 में छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किए हैं। तो उसमें आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एंड ब्रांच क्लासेस का क्लास दिया जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने हम लोग के साथ जुड़िए और उसमें से कॉम्पिटिटिव क्लास कीजिए, और जो भी है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव्स एग्जाम्स लाइक आपका DRDO हो गया, सेल हो गया, इसरो हो गया, SSC JEE हो गया, सारा चीज़ का एग्जाम्स जो है उसमें जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस वगैरह आता है, तो वो क्वेश्चंस का सारा यहीं पे सलूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग को और भी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना होगा तो उसमें आप बोलिए कि हम लोग को ऐसा भी एग्जाम्स है जिसमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसका ड्यूरेशन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसका सारा सजेशन आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ब्रांच क्लास भी स्टार्ट किए हैं 2nd ईयर एंड 3rd ईयर का, तो वो बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग एडीफाई के साथ जुड़िए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो घर पे बैठे हैं या फिर कहीं पे मतलब है, उनको और कुछ आगे एक कदम बढ़ाना है, तो उनको बोलिए कि वो एडीफाई के साथ जुड़ें और उसमें जो स्टडी मटेरियल है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़े, तो वो भी अपना कैरियर और अपना फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।